जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बकर एजुकेशन अकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। आज हम अपनी क्लास में क्रक्स ऑफ एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 जिसका ताल्लुक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के साथ है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के टोटल 100 सवालात हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम आज ये सारे के सारे सवालात जो है वो कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होती क्या है? याद रखें, इंस्ट्रक्शन से मुराद है हमारी हिदायत। जब हम कन्वे करता है, कोई भी टीचर कन्वे करता है, तो वो कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनको वो यूटिलाइज़ कर सकता है, या उसके टीचिंग मेथडोलॉजी में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको हेल्पफुल हो सकती हैं। अपनी इंस्ट्रक्शंस को कन्वे करने के लिए वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत के सवालात में बात की गई है जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो वो कितने परसेंट नॉलेज जो है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है नॉलेज गेन थ्रू द सेंस ऑफ विजन। विजन कहते हैं आइज़ को, साइट को, देखने को, बसारत को। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज, बातों का ये सवाल भी आता है कि सबसे ज़्यादा नॉलेज हम कौन से सोर्स से हासिल करते हैं, यानी कि हमारे जो सेंसेस हैं। तो वो सेंसेस की बात हो, विजन की बात हो, साइट की बात हो, या आइज़ की बात हो, तो एक ही बात है, तो ये 75% होता है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है देखने से। उसके बाद होता है नॉलेज गेन थ्रू सेंस ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग कह सकते हैं आप, इसके लिए लिसनिंग कह सकते हैं आप, इसके लिए बॉडी का पार्ट यानी कि एयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है 13%, ये आपने याद रखना है। नॉलेज गेन थ्रू सेंस ऑफ टच। टच टच 6%, ये आपको याद करना है, यानी कि टच जिस तरह लिखते हैं तो चे पे ख़त्म होता है, और छः भी चे से स्टार्ट होता है। ठीक है, 6%, ये इस तरह का क्लू आपने बना लेना है। इसी तरह 3% के दो टाइप्स ऑफ सेंसेस यूटिलाइज होते हैं। कौन कौन से? नॉलेज गेन थ्रू टेस्ट, ये भी 3% होता है, और स्मेल के ज़रिए भी 3% नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो ये इसको अगर टोटल आप जमा करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 100%। ठीक है, तो ये आपने याद करनी है कि किस सोर्स के ज़रिए हम कितना नॉलेज। ये सवाल आज पहले 4-5 बहुत अहम सवाल हैं, और ये इनमें से लाजमी कोई ना कोई पेपर में आ जाता है। टाइप्स ऑफ मॉडल्स अकॉर्डिंग टू सीबर। तो ये देर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल। यहाँ पे 2 लिखी हुई है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, दिस इज़ एक्चुअली 3। बाकी इसका नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने इतना ही याद करना है कि उसके 3 हैं। इसके नाम हम पिछले जो वीडियोज़ हैं हमारी उसमें ज़िक्र कर चुके हैं, लेकिन बार बार मैं इसको रीइंफोर्स नहीं करता क्योंकि ये इतने ज़रूरी नहीं है उसके नाम याद करना। क्वालिफाई एमबेड में ये सवाल मौजूद है। टाइप्स ऑफ मॉडल्स अकॉर्डिंग टू थीबर, ये आपने इसको करेक्ट करना है, 3 है ये। टेलीस्कोप इज़ अ प्रोजेक्टेड एड। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड होती हैं, उसमें एक ऐड होती है प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एक ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, वो प्रोजेक्टेड एड होती है। तो टेलीस्कोप भी ऐसी होती है कि दूर के ऑब्जेक्ट को आपको करीब करके बड़ा करके दिखाते, तो वो एक प्रोजेक्टेड एड की ही मिसाल है। डायस्कोप एंड मैग्नेटिक लैंटर्न आर द अदर नेम ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर्स में डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से, उनके काम करने के अंदाज के हिसाब से इनके डिफरेंट नेम है। स्लाइड प्रोजेक्टर में ये होता है कि आप उसके अंदर जो है वो फिल्म स्ट्रिप डालते हैं और वो अंदर स्लाइड करते हैं उस मशीनरी के अंदर, तो इसी वजह से इसको स्लाइड प्रोजेक्टर कहा जाता है। तो इसी का दूसरा नाम है एपीडायस्कोप, या डायस्कोप कहते हैं, या मैजिक लैंटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये उसके दूसरे नाम। इसी तरह ओपेक प्रोजेक्टर जो है, इसका दूसरा नाम जो है दैट इज़ एपीडायस्कोप। ओपेक प्रोजेक्टर ऐसा प्रोजेक्टर होता है जो नॉन ट्रांसपेरेंट चीज़ों को प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं सारे प्रोजेक्टर, लेकिन क्या करता है एपीडायस्कोप, ऐसा प्रोजेक्टर होता है जो नॉन ट्रांसपेरेंट चीज़ों को क्या करता है, प्रोजेक्ट करके दिखा। मिसाल के तौर पर आपने कोई सिक्का प्रोजेक्ट करना है, कोई किताब का पेज हो सकता है, कोई हार्ड फॉर्म में कोई और चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो वो कौन करता है? ओपेक प्रोजेक्टर करता है, जिसका दूसरा नाम एपीडायस्कोप भी है। अब फिल्म स्ट्रिप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेपरेट पिक्चर्स। फिल्म स्ट्रिप ये वो वाली स्ट्रिप होती है जिसे पट्टी कहते हैं, जो कैमरे में जो रील डलती थी, जिस तरह पुराने कैमरे कैनन के इस्तेमाल होते थे जिसमें रील डलती थी, या शीका का कैमरा इस्तेमाल होता था। ठीक है, इस तरह और भी बहुत से उनमें एक रील डलती थी, तो उसकी स्ट्रिप की लेंथ डिफरेंट होती थी। ये हर जगह पे डिफरेंट है, तो वो 36 भी होती थी, 40 भी होती थी, 46 वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट रेंज है, खैर डिफरेंट हिसाब से डिफरेंट रेंज है। तो ये आप देख लेंगे इसको, ये डिफरेंट सोर्सेज में भी, बुक्स में भी, सब्जेक्टिव मटेरियल में भी डिफरेंट है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खैर इतना कोई अहम नहीं है। उसके बाद है जी कॉमिक्स, ग्लोब्स एंड कार्टून्स।
कॉमिक्स, ग्लोब्स एंड कार्टून्स, बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक जो है, याद रखें, कॉमिक्स हो, ग्लोब्स हो या कार्टून्स हो, इनका ताल्लुक जो है बुनियादी तौर पर डायमेंशनल एड से बनता है। लेकिन चूँकि ये पेपर्स पे ही ड्रा किए जाते हैं तो इनको ग्राफिक कैटेगरी में भी काउंट किया जाता है, लेकिन आपने इसको कंसीडर करना है ग्राफिक कैटेगरी में ही, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह पे जो चीज़ इस तरह दुरुस्त है तो हम उसको इसी तरह ही लेके चलेंगे। इनको 3D एड्स यानी कि डायमेंशनल एड्स जिनको कहते हैं वो भी कंसीडर किया जाता है। खैर, ग्राफिक्स भी दुरुस्त है। टीचिंग स्ट्रेटजी क्लासिफाइड अंडर ऑटोक्रेटिक स्टाइल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से मुराद ये होता है कि इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शन, मशीन लर्निंग के साथ होता है। मशीन लर्निंग से जिसके मानी जो है वो स्किनर, कि आप मशीन आपको बताती है कि आपने उसे कैसे फॉलो करना है, जिसकी हमने लास्ट टाइम ये मिसाल दी थी कि प्रोग्रामिंग जब किसी एक गैजेट में हो जाती है, मिसाल के तौर पर आपकी जो है वो मेट्रो बस सर्विस, अब उसमें जब आप सिक्के यूज़ करते हैं या उसके कॉइन्स यूज़ करते हैं तो वो आपको उसमें प्रोग्रामिंग है, एटीएम मशीन में एक प्रोग्रामिंग है, वो आपको बताती है कि आपने यूँ करना है, यूँ करना है, तो वो आपको गाइड करती है, आपने उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करना होता है, चलना होता है। इसको कहते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसी तरह ये डिफरेंट गैजेट्स में, लर्निंग मटेरियल में भी ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको बताते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं, तो वो एक ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी होती है। टीचिंग स्ट्रेटेजी क्लासिफाइड अंडर परमिसिव स्टाइल, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग कौन सा मेथड होता है? रोल प्लेइंग ऐसा मेथड होता है जिसमें बच्चे डिफरेंट किरदार अदा करते हैं, जिसका ताल्लुक ड्रामा के साथ होता है। मिसाल के तौर पर बच्चे जो है वो कोई गाहक का किरदार अदा कर रहा होता है, कोई पेशेंट का किरदार अदा कर रहा होता है, कोई सब्जी फरोश का किरदार अदा कर सकता है, कोई टीचर का, तो ये इसको रोल प्ले कहते हैं। तो ये परमिसिव स्टाइल ऐसा होता है जिसमें बच्चों को फ्रीडम होती है, बच्चे एक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टाइल जिसमें बच्चों को थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स हो और फ्रीडम दी जाए और बच्चे ही चाइल्ड सेंटर्ड हो, तो ऐसा स्टाइल जो है वो परमिसिव स्टाइल कहलाता है। तो रोल प्ले में भी बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो ये एक परमिसिव स्टाइल है। टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव, तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, यानी कि ये टीचर सेंटर्ड हो, तो उस स्टाइल में ये ऑटोक्रेटिक कहलाएगा। ऑटोक्रेटिक ऐसा स्टाइल होता है जिसमें टीचर एक अथॉरिटी होगी, एक फर्द जो है वो डोमिनेट करता है। स्टाइल दैट एम्फेसाइजेस लर्नर एक्टिविटी, हाँ, ये ऊपर वाली मिसाल फिर आ गई, जहाँ पे लर्नर्स को फ्रीडम दी जाए, तो ऐसा स्टाइल परमिसिव स्टाइल कहलाता है। चाइल्ड सेंटरनेस होना, ये परमिसिव स्टाइल कहलाता है। ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट, यानी कि पढ़ना क्या है, किसको पढ़ाना है और किसने पढ़ाना है। ये बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट है एक तरफ टीचर है, एक तरफ जो चीज़ पढ़ाई जानी है वो चीज़ है, तो इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं। गोल ऑफ टीचिंग क्या होता है? डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। साफ ज़ाहिर है, जब बच्चे को हम टीच करते हैं तो उसका हमारा मकसद ये होता है कि हम बच्चे के रवैये में तब्दीली, यानी कि हमने बतौर टीचर लर्निंग अक्कर करनी होती है, तो उसका अल्टीमेट एंड ये होता है कि डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, बच्चों के रवैयों में तब्दीली आना। रवैयों में तब्दीली से मुराद ये होता है कि बच्चे सीख जाएं। ये जब हम बात करते हैं रवैयों में तब्दीली, तो इससे मुराद ये है कि बच्चे के नॉलेज में ऐड करना, वो चीज़ जो उनके एक्सपीरियंस में नहीं थी वही चीज़ आ जाए, इसी को लर्निंग कहा जाता है। रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग कंटेंट टू मेक देम इजी, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं? वो असूल व ज़वाबित, वो कवानीन जो तदरीस, इनको असूल तदरीस भी कहते हैं, याद रखें। असूल तदरीस क्या होते हैं? कि आपने आसान से मुश्किल की तरफ जाना होता है, आपने कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है नाउन टू अननाउन की तरफ जाना होता है, इसको कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, असूल तदरीस। कि आसान से शुरू करें और बाद में मुश्किल की तरफ जाए। इन लेक्चर मेथड स्टूडेंट क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। स्टूडेंट की बात है तो स्टूडेंट पैसिव होते हैं। अगर टीचर की बात होगी तो टीचर एक्टिव होगा। तो ये स्टेटमेंट आपने ज़रा गौर से देखनी होती है। सिंपोजियम इज़ ए टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिंपोजियम जो है डिस्कशन मेथड की टाइप है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स लोग बैठते होते हैं, 3-4 डिफरेंट फील्ड्स के लोग जो होते हैं, और वो उस पर डिबेट करते हैं, बात करते हैं। तो आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि सिंपोजियम जो है वो किस चीज़ की टाइप है, तो ये डिस्कशन ही की टाइप है और इतना काफ़ी है इसके लिए। उसके बाद है जी ह्यूरिस्टिक मीन्स। ह्यूरिस्टिक का लफ्ज़ी माना पूछा गया। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, खुद से तलाश करना।
आर्मस्ट्रॉन्ग जो है एडवोकेटेड द मेथड ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, ये ऊपर जो ह्यूरिस्टिक मेथड है या ह्यूरिस्टिक, इसकी पहले भी हमने पिछली बुक में भी पढ़ा, ह्यूरिसिस से लफ्ज़ निकला है, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट इसका मतलब है। तो ये किसने दिया था, इसका मुबल्लिग कौन था, इसका प्रोपोनेंट कौन था, दैट वाज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये सवाल बहुत अहम है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सा मेथड दिया था, ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था, ये बहुत अहम सवाल है। अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड अ वेरी लॉन्ग प्ले। देखिए ड्रामा जो है, ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक अमूमी तौर पर एक स्टेज परफॉर्मेंस मुराद ली जाती है। उसमें क्या होता है, आजकल जो ड्रामा है वो क्या किया जाता है, किस चीज़, अब यहाँ पे ड्रामे से मुराद कोई इंडिया के ड्रामे नहीं है जो 20-20 साल ख़त्म नहीं होते, या जो हम न्यूज़ के ड्रामे या जियो न्यूज़ के सॉरी सुपर के ड्रामे, या पता नहीं क्या क्या चैनल है मुझे तो नहीं याद, खैर इससे मुराद वो ड्रामा होता है जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है। तो स्टेज परफॉर्मेंस क्या होती है कि आप यूजुअली किसको प्रेजेंट करते हैं, कोई रोल अदा करते हैं या हिस्टोरिकल रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मुग़ल आज़म का किरदार अदा कर सकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बहुत बड़े लंबे टाइम को एक छोटे से टाइम में कवर करके बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर 60 साल मुग़ल आज़म बना रहेगा उस स्टेज पर बैठकर, बल्कि वो 2 घंटे में, घंटे में, आधे घंटे, जो भी कैरेक्टर का स्पैन होगा, ठीक है, वो उसी के अंदर ही एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कभी भी लॉन्ग नहीं होता, यानी कि उसके स्पैन के इक्वल नहीं होता, बल्कि उसकी एक शॉर्टर फॉर्म होती है। उसके बाद है जी, हाँ जी, वेरी लॉन्ग प्ले, ठीक हो गया। उसके बाद है जी, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब्ड बाय, अच्छा नीचे का 25, ड्रामा रोल प्ले इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री। ये उसी ड्रामे की बात हो रही है जिसको हमने अभी स्टेज परफॉर्मेंस का है, ठीक है, तो ये हिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। किलपैट्रिक ने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कितने दिए थे, दीज वर 4। अब आपने सिर्फ, मैं इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा, अब आपने सिर्फ इनके नाम, क्योंकि रिक्वायरमेंट जी है टेस्ट के लिए आप, और ये चीज़ें इंटरव्यू में याद रख के कभी नहीं पूछी जाती। इन अपने आप को ना मुफ्त में ना खपाया करें उन चीज़ों पर। इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, करिकुलम को डिफाइन करें, हिल्दा तैयबा कौन थी, उसके स्टेप्स कौन कौन से, ये चीज़ें होती है। करिकुलम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट्स की कितनी टाइप्स हैं और फला, ये टोटली इरेलीवेंट है फ्रॉम द इंटरव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें आपको जो है ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता। एक्टिविटी इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। एक्टिविटी में क्या होता है, हम जहनी तौर पर भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिजिकली भी एक्टिविटी होती है कि हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये इंडक्टिव रीजनिंग कह लें, इंडक्शन कह लें, इंडक्टिव मेथड कह लें। जब आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, ये सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि एक खास पर्टिकुलर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करते हैं, इसका ताल्लुक ऑब्जर्वेशन के साथ होता है, और फिर उसके बारे में आप अपनी राय काम कर लेते हैं, असूल बना लेते हैं। तो इसको मतलब ये हुआ कि आपने स्पेसिफिक चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसके बारे में जनरल रूल बना दिया, जिसका आपने फिर उस पर इतलाक कर दी। जबकि मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जो होता है, ये आपने जनरल का मतलब है आपको बना बनाया रूल मिला है, अब आपने उस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो आपने रूल नहीं बनाया, ना आपकी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा था, बल्कि आपको एक बना बनाया लॉ मिला है और आपने किसी बंदे पर जो है अप्लाई कर दिया। मिसाल के तौर पर इंसान फ़ानी है, या ये दुनिया फ़ानी है, ये इंसान फ़ानी है, तो ये रूल है। अब मुझ पे आप अप्लाई कर दें, मैं भी फ़ानी हूँ, कोई और है तो वो भी फ़ानी है, तो ये स्पेसिफिक पे आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसको कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक होना। सॉक्रेटिक मेथड को जो है क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं, इसके लिए डायलेक्टिक मेथड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, कोई एक आता है दोनों ठीक। उसके बाद है जी, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू असिस्ट ईच अदर इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग खुद ही बता रही है, कॉपरेशन, मिलकर काम करना। कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐसे होते हैं कि 3 से 4 बच्चे जो एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं, उनको एक टास्क जो है असाइन कर दिया जाता है ग्रुप को। अब वो ग्रुप आपस में 3-4 लोग आपस में उस टास्क को सब डिवाइड कर लेते हैं कि उसका एक हिस्सा मैं करूँगा, एक हिस्सा कोई और करेगा, तीसरा हिस्सा कोई और, चौथा हिस्सा कोई और। अब वो चारों हिस्से मिलेंगे, हम चारों अपना अपना काम करेंगे, तो वो पूरे ग्रुप का काम पूरा होगा। तो इसमें इंडिविजुअल भी अपना काम करेगा और पूरे ग्रुप ने भी एक टास्क असाइनमेंट पूरी करके देनी है। तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप पर बोथ रिस्पॉन्सिबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, क्योंकि सबकी भी जिम्मेदारी है और ग्रुप की भी जिम्मेदारी। और ये आया था अल्टरनेटिव टू कॉम्पिटिटिव मॉडल। कंपटीशन या कॉपरेशन दोनों में अप्रोचेस में बहुत फ़र्क है। कॉम्पिटिटिव मॉडल यानी कि जो कॉम्पिटिटिव जो मॉडल था, खाका था, उसमें तरीक़ाकार ये था कि बच्चे आपस में कम्पीट करते हैं। कम्पीट करने में नेगेटिव बात यह है कि बच्चे एक दूसरे को हराने के, शिकस्त करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ होते हैं, तो उनमें एक कॉपरेशन का फैक्टर पैदा नहीं होता।
तो जो कि एक नेगेटिव बात है। तो बजाय कंपटीशन के उनमें कॉपरेशन को फ़रोग दिया जाए, जो कि एक मुस्बत सोशल वैल्यू को फ़रोग देगा, मिलजुल कर काम करने को फ़रोग देगा। तो ये कोऑपरेटिव मॉडल्स जो है या लर्निंग जो है वो कॉम्पिटिटिव मॉडल के अगेंस्ट जो है मुतारफ़ कराई गई थी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है इसमें 3 to 4 होते हैं, इसी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है। स्टूडेंट्स फाइंड इन्फॉर्मेशन देमसेल्फ, ये होता है डिस्कवर करना, खुद से तलाश करना। डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, बच्चे को आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बाकी जो है वो खुद से, उसको पता चल जाएगा कि ये लाइन है, इस चीज़ के बारे में मैंने देनी है, तो वो खुद से चीज़ें डिस्कवर करें। टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और याद रखें, यकीन करें, ये एज इट इज़ लाइन्स आती हैं, इसमें मज़ीद कोई बहुत बड़े गहराई, इंसाइट या तकलीफ़ की ज़रूरत ही नहीं होती। हर मेथड की कुछ ना कुछ कीवर्ड्स है और उसका प्रॉपर स्पेसिफिक वर्ड्स। टीचर परफॉर्म एंड प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्स, डिमॉन्स्ट्रेशन में ये होता है कि टीचर करके दिखाता है कि भाई ये काम ऐसे होता है, और उनको एक्सप्लेन करता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो वो जिस तरह फर्ज करें, टीचर बच्चों को ये करके दिखा रहा है कि भाई ये जो है ना, इस की को ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये इफेक्ट आएगा फलाना, या वो ये बच्चों को दिखा रहा है कि भाई ये माइक्रोस्कोप में अच्छा जो है लेंस इस तरह एडजस्ट करते हैं, तो वो सारे सर्कल बना के बच्चे झुमकट्टा बना के खड़े होंगे, वो देख रहे होंगे कि भाई ये प्रोसीजर कैसे होता है, उसका स्टेप्स कौन कौन से, तो टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा होता है और बच्चे उसको देख रहे होते हैं। प्रोजेक्ट मेथड इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, साइंस में है, ये कुछ रिकमेंडेशन है। मॉकअप मॉडल्स एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर, कहीं पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, कहीं पे वर्किंग ऑफ मशीन भी है, तो ये ज़रा डाउटेड सा क्वेश्चन है, ठीक है। बहरहाल इसको आप थोड़ा सा अंडर कंसिडरेशन रखेंगे। कहीं ना कहीं इसमें जवाब पे मुख्तलिफ है, लेकिन ये इतना कोई कॉमन क्वेश्चन भी नहीं है। खैर, फील्ड ट्रिप्स प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है, फील्ड ट्रिप से क्या मुराद है, आप बच्चों को उस पॉइंट पर ले के जाते हैं जहाँ पे कोई चीज़ आप बच्चों की इन्फॉर्मेशन में लेके, मिसाल तौर पर आप खेवड़ा की कान का विजिट करा देते, आप क्लास में नहीं बताते बल्कि उस दर जा ले के जाते, आप किसी फर्ज करें चश्मा बैराज उनको दिखा देते हैं, कोई हेड दिखा देते हैं, कोई फैक्ट्री का विज़िट करवा देते हैं, ठीक है, कोई हॉर्टिकल्चर हो गया उसका विज़िट करवा देते हैं, बागात की सैर कर, तो ये तमाम तर चीज़ें, मतलब कोई भी लर्निंग करवानी है उससे मुतल्लिक़ उस फील्ड का ही, तो उसमें क्या होता है, बच्चे डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि टीचर नहीं बता रहा कि उधर ये होगा, नहीं, बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चे खुद देखेंगे, एक्चुअल हैपनिंग को खुद परसीव करना, इसको कहते हैं डायरेक्ट लर्निंग, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एग्जीबिशन ऑफ साइंस प्रमोट्स इन स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन से साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने जो पढ़ा था उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, तो उसको समझ थी। देखिए, एप्लीकेशन से ही पहले अंडरस्टैंडिंग तो वैसे ही ब्लूम टेक्सोनॉमी में पहले आता है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, जब उन्होंने एप्लीकेशन ही बता दी उनको, मतलब उनको समझ थी तो उन्होंने किया, तो कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन दोनों का, और कर भी वही सकेगा, अप्लाई भी वही कर सकेगा डेफिनेटली जिसको कॉम्प्रिहेंशन होगी, जिसको समझ आएगी, ठीक है, तो करके दिखा देना एप्लीकेशन है, और उससे पहले स्टेप कॉम्प्रिहेंशन आता है, समझना आता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड में आप क्या करते हैं, फाइनली आप क्या बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं या लॉ बनाते हैं। इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स, इंक्वायरी वही तफ्तीश जिसे कहते हैं, क्वेश्चन आंसर करना, सवाल पूछना, डायलेक्टिक मेथड। हाँ जी, नीचे आया हुआ है, इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, बात एक ही है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करना, इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना, या इसके लिए डायलेक्टिक कोई ना कोई एक चीज़ आ जाती है। रिकमेंडेड मेथड टू टीच साइंस एट एलिमेंट्री क्लास, अब देखिए ये दो सवाल ऊपर है, ये ऊपर भी आया प्रोजेक्ट मेथड, ये दोबारा भी नीचे आ गया, ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस हैं कुछ, तो रिकमेंडेशंस में हम अपनी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते भी हम ये समझते हैं, या हमें ये, हम देखते तो है नहीं कि हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट हो रहा है फला, तो ये काइंडली एक चीज़ मेक श्योर क्या करें, जितने भी ये फ़िलासफ़ीज़ हैं, साइकोलॉजीज़ हैं, रिकमेंडेशन हैं, इनको अपने स्कूलों को सामने रख कर न कंसिडर किया करें कि भाई हमारे एरिया में, हमारे स्कूल में, या हमारे सूबे या मुल्क में नहीं होता, ना ये थेरीज़ हमने दी हैं, ना ये इधर हम अप्लाई, हम तो इनको सिर्फ फॉलो करते हैं, बाकी हम करें ना करें हमारी मर्ज़ी है, ठीक है, तो ये चीज़ें सारी मगरबी हैं, हम उन्हीं का सारा नॉलेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये उन्हीं की रिकमेंडेशन है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं बस। अब ये अलग बात है हम यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं नहीं करते, तो ये बीच में काइंडली अपने लोकल ऑब्जर्वेशंस को बीच में ना खड़ा किया करें। उसके बाद है जी एडवांस्ड मेथड ऑफ ह्यूरिस्टिक एंड इंक्वायरी मेथड, अब यही एडवांस मेथड, इसी को डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है, यानी कि
आप ह्यूरिस्टिक में इन्वेस्टिगेट ही करते हैं, उसी में इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उसको अब जो है वो क्या कहा जाता है, डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। डिस्कवरी लर्निंग बेसिकली एक ब्रूनर की अप्रोच है, ठीक है। तो ब्रूनर ने ही डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। वही एक ही बात, यानी कि उसमें बच्चे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायरी का मतलब है वो खुद खोज लगाएंगे, ठीक है। तो उसी को अब डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। तो ये उसकी उसी की एडवांस अप्रोच। जॉन डेवी की फिलॉसफी से रिलेटेड जो मेथड है दैट इज़ प्रोजेक्ट मेथड। याद रखें, दो मेथड लाजमी आपको पता होने चाहिए जॉन डेवी के, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक प्रोजेक्ट मेथड। ये दोनों प्रैग्मेटिक फिलॉसफी के, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो एक सबसे बड़ा जो मेथड है दैट इज़ प्रोजेक्ट मेथड। डिमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड वही है जिसमें टीचर एक्सप्लेन करता है, करके दिखाता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, वो शो करके दिखाना। सेलेक्टिंग डिफरेंट मीडिया फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हर बच्चे के लिए आप वो बच्चा जिस मीडियम से चीज़ों को समझ सकता है, आप उसके लिए वो यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को लेक्चर मेथड से समझ आ जाता है, आप उसको ऐसे पढ़ाते हैं। दूसरे को एक्टिविटी मेथड से समझ आ जाता है। तीसरे को हो सकता है डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़े। तो आप क्या कर रहे हैं, जो कि इनफरादी इख्तलाफात होती हैं, हर बच्चे का जहनी इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है, उसकी इंटरेस्ट भी मुख्तलिफ होती है। हो सकता है बच्चों की जहनी इस्तेदाद भी सेम हो, लेकिन एक को इंटरेस्ट किसी और मेथड में, दूसरे को और मेथड में भी हो सकता है। तो ये इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, कि हर किसी की ज़रूरियात को कैटर करना। इसको इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान भी कहते हैं, जो खासतौर पर स्पेशल एजुकेशन में इस्तेमाल होता है, जो कि स्पेशल नीड्स को जो है वो एड्रेस करता है। रिपीटेड स्टूडेंट्स लर्निंग अंटिल अचीव डिज़ायरेबल लेवल, इसको कहते हैं ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड याद रखें ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी भी काम को करने के लिए आपको बार बार करना पड़ता है, और आप कभी भी बगैर बार बार किए उसको नहीं सीख सकते। और उसमें ज़रूरी है, मिसाल तौर पर आप कैलीग्राफी सीखना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि टीचर बता देगा कि भी इसको ऐसे ड्रॉ करना है, इस पिक्चर को या इस लफ्ज़ या हर्फ को, तो आप जो है बुर्श पकड़ेंगे और ऐसे ही ड्रा कर देंगे। नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको तो स्किल है। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप कोई गायकी सीखना चाह रहा है, कोई बच्चा कोई सुर सीखना चाह रहा है, अब ऐसा थोड़ी है, वो उसको रियाज करने पड़ेगी। तो ड्रिल, इस तरह कोई डांस सीखना चाह रहे हैं तो उसको मल्टीपल टाइम जो है स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। तो ड्रिल हमेशा ऐसा ही मेथड होता है जिसमें बार बार ही रिपीट करने से वो स्किलफुलनेस आएगी। तो इसमें हमेशा रिपीटिशन होती है, रिवीजन होगी, रिपीटिशन होगी, ठीक है। उस वक्त तक होगी जब तक कि डिज़ायर लेवल, यानी कि जो महारत आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल ना हो जाए। तो ये रिपीटिशन का चलो ड्रिल मेथड के साथ होता है। ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड टीचर अनाउंस द टॉपिक, टॉपिक अनाउंस करेगा जिसके बारे में डिस्कशन करनी है। लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट लेसन प्लानिंग मॉडल, ये 5 है। अगरचे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बाय द वे, प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप टेस्ट तक ये तकलीफ़ ना किया करें, 5 है बस, ये काफ़ी है। प्रोजेक्ट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, ये किलपैट्रिक की डेफिनेशन है, याद रखें। प्रैग्मेटिज्म का ही मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, जिसको अभी हमने पीछे पढ़ा है जॉन डेवी, और जॉन डेवी की स्कूल ऑफ थॉट से किलपैट्रिक का ताल्लुक है, तो वो उसकी डेफिनेशन है किलपैट्रिक की। ये आपको थोड़ा सा ना मैकेनिज्म बनाना आना चाहिए कि चीज़ों का किस तरह एसोसिएशन है आपस में। हु प्रेजेंटेड द प्रोग्राम लर्निंग, स्किनर। ये अभी मैंने ऊपर बताया, जिस तरह मैंने आपको एटीएम की मिसाल दी, आपको टर्मिनल्स की मिसाल दी, जिस तरह आप सफ़र करते हैं डिफरेंट स्टेशंस पे, ठीक है, तो वहाँ पे जो मशीनरी से आपका वास्ता पड़ता है, इस तरह ये गैजेट्स, मिसाल के तौर पर आपके ये गैजेट्स जो है वो हर जगह स्कूल में भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो वो तमाम तरह इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि बेसिकली एक बिहेवियरिज्म की अप्रोच है। बिहेवियरिस्ट यही करते हैं, वो कहते हैं कि हम कंडीशन ऐसा करेंगे, इन्वायरमेंट ऐसी बना देंगे, लर्नर को हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा। तो उन्होंने मशीन डेवलप कर दी। अब मशीन जब डेवलप कर दी तो हमें मशीन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो किसकी अप्रोच है, स्किनर की अप्रोच है। अब ये भी आ सकता है ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट से, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आता बाजू का, इस तरह सिंपल स्टेटमेंट है। तो ये एक बिहेवियरिज्म की अप्रोच है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो कहलाता है, जिसमें तमाम तरह रिकॉर्ड, अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस का एक शॉर्ट फाइल में रिकॉर्ड रखा जाता है। एक नज़र दुराने से ही आप जो है बच्चे की तमाम तर माजी के बारे में जान लेते हैं। ख़ास तौर पर अगर उसके फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना हो, कोई प्रेडिक्शन करनी हो, तो आप जो है उसके बारे में वहीं से फैसला कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चे के बारे में किसी से गाइडलाइन लेना चाहते हैं कि भाई मैं अपने बच्चे को किस फील्ड में ले जाऊँ, तो वो कहेंगे कि भाई आप इसका पोर्टफोलियो लें। आप जो कि हम तो नहीं बनाते पोर्टफोलियो, ना कोई रिवाज है सरकारी स्कूलों में, ठीक है। तो वो पोर्टफोलियो से बच्चे की इंटरेस्ट का, दिलचस्पियों का, ग्रेड्स का, कहाँ कहाँ पे कितना उसकी परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज़ का सब पता चल जाएगा।
लर्निंग टेक्स प्लेस इन प्रोग्राम लर्निंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ये वही बात हो रही है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की, कंट्रोल्ड कंडीशन। प्रोग्राम क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, वो जिस तरह की प्रोग्रामिंग है आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। ओवरऑल प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द टीचर टू अचीव गोल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी एक ब्रॉडर सबसे ब्रॉडर जो है वो स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रेटजी जो है ये एक मिलिट्री टर्म है। फ़र्ज़ करें अगर किसी एक मुल्क की दूसरे से जंग हो गई है तो वो पूरा जो प्लान उन्हें जो फॉलो करना है तमाम महाज़ों पर, वो उसकी स्ट्रेटजी है। अब बीच में वेरिएशन हो सकती हैं, वो फिर और चीज़ें होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्लान होता है वो आपकी स्ट्रेटजी कहलाती है। CAI जो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये वाहिद पिछला पेपर था जिसमें ये सवाल नहीं आया, वरना ये हर पेपर में ये सवाल आता है। सिवाय पिछले पेपर के जो लेक्चरशिप का है, वह ये सवाल पिछले पेपर में नहीं आया। बाकी कोई ऐसा पेपर नहीं है HM का, कोई ऐसा पेपर नहीं है लेक्चरशिप का जिसमें ये सवाल ना, और यही आता है कि CAI की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करके आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। पर्सन हु राइट इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो ज़बान जानता है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन लिखता है तो सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो उसको कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है। ये आम सी बात। कन्वर्टिंग रॉ डाटा इनटू यूज फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज़ कॉल्ड डेटाबेस। तो ये आपने कंप्यूटर से रिलेटेड ये चीज़ याद कर लेनी है। कंबाइनिंग टेक्स्ट ऑडियो वीडियो और टू शो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को जब हम शो करते हैं जिसमें ऑडियो भी हो वीडियो हो, इसी को मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया एक ऐसा मीडिया जो ये सलाहियत रखता है कि वो डिफरेंट मीडिया यानी कि मल्टीपल ऑडियो भी वीडियो भी टेक्स्ट को सब चीज़ों को शो कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर आर इंक्लूडेड इन, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शामिल है। तो ये नीचे ऑप्शन ऐसे होंगे जिससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इन द केस सॉरी इन द क्लास देयर शुड बी वन कंप्यूटर फॉर वन स्टूडेंट, ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, कि एक बच्चे के लिए एक कंप्यूटर लाजमी होना चाहिए। अब ये हो ना हो ये अलग बात है, आप ये नहीं कह सकते हमारे स्कूल में नहीं है तो हम इस बात को नहीं मानते। तो मैं ऊपर यही रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, काइंडली एजुकेशन को जब आप पढ़ा करें तो आप अपने कॉन्टेक्स्ट को रख दिया करें साइड में, वरना आपके सारे क्लैशेज आ जाएंगे। आप कहेंगे ये तो पता नहीं किस जगह की बातें हो रही। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ कंप्यूटर्स टू क्रिएट देयर ओन टीचिंग मटेरियल, टीचर्स क्यों यूज़ करें, ताकि वो अपना मटेरियल खुद से इस्तेमाल करें या सॉरी उसको बिल्ड कर सकें। फ़र्ज़ करें प्रेजेंटेशन हो सकती है, आप असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टीचर्स के लिए हिदायत है। यूजिंग टीचिंग मशीन्स कंप्यूटर टू मैक्सिमाइज लर्निंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, यूजिंग टीचिंग मशीन्स या कंप्यूटर टू मैक्सिमाइज लर्निंग। आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यानी कि आप ऐसी मशीनरी का सहारा ले रहे हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन है, प्रोग्राम्ड है, वहाँ पे छाप दी गई है, वहाँ पे प्रिंटेड है, वहाँ पे स्टोर्ड है और आप उनका सहारा लेते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी इन मटीरियल्स में क्या है, सेव है, महफूज है, या आप उनको क्या करते हैं लर्निंग को मज़ीद इजाफा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी स्टोर्ड है यानी कि आपने नहीं बनाई, वो ऑलरेडी अवेलेबल। टू यूज़ ऑफ नॉलेज, द यूज़ ऑफ नॉलेज एंड क्राफ्ट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी, तो इसको आपने कर लेना है याद। 68 नंबर सवाल है कम्युनिकेशन चैनल विद द इंस्ट्रक्शनल पर्पस। इंस्ट्रक्शनल मीडिया ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, खैर आप इसको ये कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, ये भी आप छोड़ सकते हैं, जो कोई ऐसा सवाल नहीं है। टेक्स्ट ऑडियो वीडियो और मोशन मीडिया फॉर्म्स ऑफ मीडिया, ये सारी फॉर्म्स ऑफ मीडिया यानी कि हो सकते हैं ऑल ऑफ दीज हो या फॉर्म्स हो, तो ये टेक्स्ट भी मीडिया है, ऑडियो भी है एक मीडिया यानी कि कम्युनिकेशन की एक टाइप है। फेस टू फेस इंटरेक्शन एट द सेम टाइम, हाँ जी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लें, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस को कहते हैं हमा वक्त या बैक वक्त। अब ये दोनों बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग की मिसालें टाइप्स हैं, उसमें मीडियम यूज़ होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब ये होता है, देखिए जब आप फासलाती तालीम हासिल करते हैं ना या ऑनलाइन तालीम हासिल करते हैं तो उसमें ये होता है कि दो तरीके हो सकते हैं। एक तरफ दो इम्कानात हो सकते हैं, एक तरफ ये है कि टीचर भी गिवन टाइम पे अवेलेबल है अपनी जगह पर और स्टूडेंट्स या लर्नर्स जो है वो अपनी जगह पर अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों का एक तयशुदा शेड्यूल है, वो एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही
एक वक्त पे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। है बेशक फेस टू फेस, जहाँ का मतलब ये है, अब यहाँ पे बेसिकली ये टर्म ऑनलाइन मीडिया के लिए, जहाँ पे बेशक क्लासरूम के सेंस में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर किसके लिए है, ऑनलाइन मीडियम के लिए या फासलाती डिस्टेंस लर्निंग के लिए होती है ये लफ्ज़। कि आप जब बैक वक्त टीचर और लर्नर मौजूद हों तो इसको कहते हैं सिंक्रोनस सेटिंग या सिंक्रोनस लर्निंग, कि एक ही वक्त में दोनों मौजूद। लेकिन अगर फेस टू फेस नहीं है, मिसाल के तौर पर अभी हम जो क्लास ले रहे हैं, जो बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा अभी जो लेवल है वो सिंक्रोनस लेवल है, कि इधर एक मेंटो टीचर मौजूद है, दूसरी तरफ लर्नर मौजूद है, हम एक ही वक्त में ये चीज़ अटेंड कर रहे हैं और दोनों एक्टिव हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है बाद औक़ात कि फ़ेस टू फेस नहीं है, वो आपको फ़र्ज़ करिए आजकल की मिसाल दें, एसिंक्रोनस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ बीइंग एट द सेम टाइम। सिंक्रोनस का मतलब होता है सेम टाइम, लेकिन ए फॉर एब्सेंस, ए एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब एब्सेंस होता है, यानी कि दोनों एक वक्त पे नहीं है। वो अपने वक्त पर कोई मटेरियल आपको सेंड कर देता है, आपको जब टाइम मिलता है आप देख लेते हैं। मिसाल तौर पर इसी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास में नहीं है, लेकिन मैंने जब चीज़ें सेंड कर दी हैं तो वो बाद में उनको डाउनलोड कर लेंगे, उनको देख लेंगे, बाद में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट ले लेंगे और बस। तो जब नो फेस टू फेस टीचर स्टूडेंट सेटिंग हो तो इसको कहते हैं क्या, जिस तरह जिसका ताल्लुक ईमेल हो सकता है, जिसका ताल्लुक व्हाट्सएप के साथ हो सकता है, ठीक है, जिसमें दोनों एट द सेम टाइम नहीं है, बल्कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों क्या कर लेते हैं, वो टीचर भेज देता है डाटा, स्टूडेंट जब चाहेगा दिल चाहेगा उसको क्या करेगा, किसी दूसरे टाइम में उसको कलेक्ट कर लेगा, लिसन कर लेगा, तो इसको कहते हैं एसिंक्रोनस। इसी तरह कम्बिनेशन ऑफ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, कम्बिनेशन जब दोनों मिल जाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। अब मैं आपको दोबारा अब इसका क्लासरूम सिचुएशन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बता दूँ। ब्लेंडेड किसे कहते हैं, ब्लेंड कहते हैं आपके हर घर में ब्लेंडर होता है, किचन में होता है ब्लेंडर, क्या होता है, मिक्स करते हैं जो भी चीज़ हो आपके, जो भी मिक्स करनी। अब क्या होता है ब्लेंडेड लर्निंग में कि दो अप्रोचेस को आप मिक्स कर रहे हैं। अगर इसको फिजिकल ले लें आप, तो फिजिकल में ये होता है कि आपका टीचर भी मौजूद है, आपकी क्लास भी मौजूद है, प्लस आप बच्चों को किसी ऑनलाइन मीडियम या इंटरनेट के थ्रू किसी ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन की तरफ भी एक्सेस दे देते हैं, जहाँ पे पहले हिदायत दी गई है, तो वो कहलाता है क्या चीज़, ब्लेंडेड लर्निंग। यानी कि आपने टीचर भी मौजूद है, क्लास भी मौजूद है, तो ये हो गया क्या चीज़, सिंक्रोनस। अब वो डिजिटल गैजेट्स के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए, लैपटॉप हो सकते हैं या टैब्स हो सकते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए बच्चों को इंफॉर्मेशन तक इंटरनेट के ज़रिए भी एक्सेस दे देते, तो ये बन जाता है ब्लेंडेड लर्निंग। जिस तरह आजकल फ़र्ज़ करें हमारी लैब्स हैं, अगर ऐसा हम करते हैं कि टीचर भी मौजूद है, स्टूडेंट भी मौजूद है, लेकिन उसको एक्सेस दे देते हैं और भी एक्सेस दे देते हैं इन्फॉर्मेशन तक, ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, दोनों को कम्बिनेशन बन जाएगी, इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। स्टूडेंट्स वर्क एट देयर ओन पेस, अपनी रफ्तार से, देखें इसी चीज़ को इंडिविजुअलाइज लर्निंग कहते हैं। इसीलिए जब भी अच्छा टीचर वो होता है जो पूरी क्लास को एक साथ लेके नहीं चलता, बल्कि हर स्टूडेंट को फोकस करता है अलग अलग, क्योंकि हर स्टूडेंट की नीड्स डिफरेंट, इंटरेस्ट डिफरेंट, IQ लेवल डिफरेंट है, तो हर बच्चा जो है अपनी रफ्तार से चलता है। हो सकता है किसी को लेसन पहले याद हो जाए, किसी को बाद में याद हो, ठीक है, तो दिस इज़ देयर इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इसी को इंडिविजुअलाइज लर्निंग कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसी को इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एजुकेशन से मुराद इंस्ट्रक्शंस जो हमने टीचिंग करनी है, ठीक है, वो एजुकेशन में आ जाएगा, और टेक्नोलॉजी तो ये क्या बन गई, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरेक्ट, तो इसी को वर्चुअल क्लासरूम कहा जाता है, यानी कि ये डिफरेंट नेम दिए गए हैं। जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी है, वो भी इसी मीडियम पे काम करती है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा लेना या लेसन वगैरह दे देना। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़ द सबसेट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये फ़र्क है कि एजुकेशन में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो आपका UPS भी होगा, आपके कैमरास भी लगे हुए हैं, हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट को रन करने का सॉफ्टवेयर भी मौजूद, उसके
बजट्स को मेंटेन करने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर मौजूद हो। तो एजुकेशन में तो बहुत सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वो हिस्सा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जिसमें आप जिसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि टीचर ने कैसे कन्वे करनी है इंस्ट्रक्शन, बच्चों को लर्निंग कैसे करवानी है। तो वो सबसेट है, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, सबसेट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, जिसमें सिर्फ आप हिदायत देते हैं बच्चों को टीचिंग लर्निंग को आसान करने के लिए, कैप्टिवेटिंग बनाने के लिए, अच्छा मशहूर कून ज़बरदस्त अमेजिंग और दिलचस्प बनाने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। डिस्पाइट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ह्यूमन टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगरचे टेक्नोलॉजी की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है, उसकी जगह कभी भी नहीं बदलेगी, ठीक है, उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। स्टूडेंट क्लेम दैट व्हाट दे फाउंड ऑनलाइन इज़ देयर ओन क्रिएशन। तो इसको कहते हैं, अगर इंटरनेट पे जब भी कोई आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं, इसको साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है। तो इसी को, यानी कि इंटरनेट पे आप किसी ने गूगल करके बता दिया, तो ये साइबर चीटिंग। कि स्टूडेंट अगर लर्निंग में अपनी ये बात कर रहा है कि भाई उसने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी, या कोई चीज़ जिस तरह प्लेजरिज्म हम कर देते हैं, तो ये एक किस्म की साइबर चीटिंग है। यानी कि ऑनलाइन हम कोई भी फ्रॉड करते हैं तो ये हमारा साइबर क्राइम कहलाता है। तो उसी लफ्ज़ से साइबर चीटिंग आ जाता है। IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान इसको कहते हैं। जनरेटर्स हेल्प द टीचर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द IEP। ये आप बिल्कुल इग्नोर कर लेंगे, आपको सिर्फ IEP का ना फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि IEP की फुल फॉर्म जो है दैट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ये स्पेशल एजुकेशन में बाद इस्तेमाल होती है कि हर बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग आपने उसको लेकर चलना होता है, ठीक है। हो सकता है किसी का सुनने का मसला हो सकता है किसी का चलने का मसला हो, किसी के मेंटल रिटार्डेशन हो, ठीक है, तो ये इसको IEP में डील करते हैं। टूल मोस्टली यूज बाय द जियोग्राफी टीचर्स। हाँ जी, जियोग्राफी के लिए, जियोग्राफी से मुराद ये है कि हम लोगों की लोकेशन मालूम करने के लिए, लोगों की जगह मालूम करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसको GPS सिस्टम कहते हैं, जिसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी कि आप ये इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई चीज़ कहाँ वाक़ है, जोग्राफियाई तौर पर वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसको GPS सिस्टम, जिसको इसकी कंप्लीट फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये जोग्राफिया में इस्तेमाल होता है इस बात का तयन करने के लिए कि फ़िज़िकली जोग्राफियाई तौर पर वो चीज़ इस वक्त कहाँ मौजूद है, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। हाँ जी, नीचे ये सवाल जो एराज के हवाले से लिखे हुए हैं, ये सारे आपने स्किप कर देने कि वो कंप्यूटर में ये माइक्रो कंप्यूटर का एरा कौन सा है, ये फलाना कौन सा है, ये सारे आपने 85 सवाल तक जो है बिल्कुल स्किप कर देने, बिल्कुल नहीं करने। 86 सवाल हैं, ये 86 87 88 भी आप सेकेंडरी हैसियत में इनको कर सकते हैं। इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इमेजिंग मतलब है जिससे हम इमेज लेते हैं, तो वो हम कैमरा यूज़ करते हैं या स्कैनर यूज़ करते हैं, दोनों क्या करते हैं, तस्वीर बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जिसमें हम कोई चीज़ डिस्प्ले करते हैं, तो वो जितने भी बोर्ड्स होते हैं वो हमारे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में आते हैं, यहाँ पे वाइट बोर्ड की बात। पेरिफेरल टेक्नोलॉजी, पेरिफेरल से मुराद ये होता है दाएं बाएं जुड़ने वाले जो सिस्टम के साथ जो भी चीज़ अटैच होती है वो पेरिफेरल कहलाती है, ठीक है। तो उसमें माउस भी अटैच हो जाता है, स्कैनर भी अटैच हो जाता है, कीबोर्ड भी अटैच हो जाता है, मॉनिटर भी अटैच हो जाता है, और भी बहुत जॉयस्टिक अटैच हो जाती है, तो ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस। 89, ये सवाल भी आप छोड़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। नॉन एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी ऑन सोशियो इकनॉमिक बेसिस। आप आज के जदीद दौर में, डिजिटल दौर में, आप कुछ सोशियो इकनॉमिक बेसिस पे, समाजी या मुआशी एतबार से लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है, ये एक डिजिटल है, डिजिटल चीज़ में आप लोगों को तकसीम कर रहे हैं, यानी कि कुछ को एक्सेस दे रहे हैं सोशियो इकनॉमिक बेस पे, कुछ को नहीं दे रहे। तो जी आपने एक डिजिटल चीज़ में, उसकी एक्सेस में, जो कि डिजिटल चीज़ है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, लोगों को तकसीम कर दिया, तो ये एक किस्म की तफरीक आपने पैदा कर दी। सिस्टम इन विच कैमरा सेंसर रीड्स बॉडी मूवमेंट्स। हरकत व सकनात की पहचान करने के लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो जेस्चर बेस्ड कंप्यूटिंग कहलाती है। जेस्चर किसे कहते हैं, जेस्चर बे हरकत व सकनात, ये गाड़ियों में मौजूद होता है, घर में हम कैमरेस भी लगा लेते हैं, ठीक है, हरकत व सकनात नोट के लिए। तो ये भी आप सवाल स्किप कर सकते हैं। नीचे वाले 5 6 7 सवाल आप एक साथ स्किप कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और ये टोटली इरेलीवेंट सवाल है, और इरेलीवेंट सवालों में ये बुक अपना कोई सानी नहीं रखती, बहुत सारी और बुक्स की तरह भी। खैर हाँ जी, ऑडियंस बिहेवियर कंडीशन डिग्री, ये ABCD अप्रोच कहलाती है जी, आपने बिल्कुल याद नहीं करना। इसी तरह प्राइमरी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन AD, और AD के बारे में आगे दिया हुआ है। AD से क्या मुराद है, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन। ये आपको बिल्कुल किसी ने नहीं पूछना,
आपने इस पर कोई तवज्जो नहीं देनी। इसी तरह ARCS मॉडल जो है, अटेंशन, रेलेवेंस, कॉन्फिडेंट और सेटिस्फेक्शन, ये क्या है और ये किसने दिया था, ये भी आपने जॉन केलर के बारे में कुछ भी नहीं पूछना, न याद करना है, ठीक है। और जॉन केलर का जो मॉडल है दैट इज़ रिलेटेड टू द मोटिवेशनल फैक्टर्स, ये भी आप स्किप कर देंगे, ठीक है। अब पता है क्या करेंगे, वो जो ओवर एफिशिएंट बच्चे होंगे ना, वो क्या करेंगे, फ़ौरन जाएंगे गूगल पर, उधर लिखेंगे भी जॉन केलर किस कंट्री में रहता था, उसकी अम्मी के नाम क्या था, उसकी नानी का नाम क्या था, उसके अब्बू का नाम क्या था जी, और उसके जो है वो कितने बच्चे थे, ठीक है। और फिर मुझे तो ये भी पता है कि एयर उसकी उम्र इतनी थी, वो इतने मुल्क घूमता फिरता रहा, तो जी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये यहीं यहीं से हमारी नाकामी का आगाज़ हो जाता है। इस तरह वो जाएंगे ARCS के बारे में पूछना शुरू हो जाएंगे कि जी ARCS क्या होती है, ये किस, वो एफिशिएंसी दिखाने के लिए सिर्फ, तो ये एफिशिएंसी नहीं दिखानी है आपने, ठीक है। आपने अपने ट्रैक पे रहना है बस। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ये अच्छा सवाल है, सिंपल सा सादा सा सवाल है। कंप्यूटर मेक्स इंस्ट्रक्शनल वर्क फास्ट एंड ईजियर, कंप्यूटर क्या करता है, तेज़ भी करता है, आसान भी कर देता है काम को, ठीक है। जो काम आप घंटों में कर सकते हैं वो सेकंड्स में कर देता है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि हमारे हेल्प करती है, हम कभी प्रोजेक्ट कर देते हैं, कभी ऑडियो चला देते हैं, कभी वीडियो चला देते हैं, कभी कोई डिस्प्ले कर देते हैं। ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, जिसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। आप इंटरनेट पे कोई चीज़ मौजूद है और आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल पे कंप्यूटर पे सेव कर लेते हैं, तो इस अमल को ट्रांसफरिंग डाटा, और इस अमल को डाउनलोडिंग कहा जाता है IT की दुनिया में, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सब खामिन नासिर, जीते रहे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।